Hello everyone, this is AK Chaudhary. In today we are going to discuss how to explain lines. जो आपके एग्जाम में आता है 8 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। 4 मार्क्स का जो होता है सो प्रोज सेक्शन से होता है और 4 मार्क्स का होता है सो आपसे पूछा जाता है जो पोएट्री सेक्शन का होता है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यदि आपके पोएट्री सेक्शन में आए कोई लाइंस को एक्सप्लेन करने के लिए तो आप उसे कैसे एक्सप्लेन करें। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रोज सेक्शन से यदि कोई आए आपके एग्जाम में डिस्कस करने के लिए कोई लाइंस को तो उसे कैसे डिस्कस किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जानना यह जरूरी होता है किसी भी चीज का फॉर्मेट क्या है। यदि आपके एग्जाम में लाइंस आता है और आपको समझ में है कि ये लाइंस किस पोएम का है, चार आपके पास ऑप्शन होता है, चार में से किसी एक को एक्सप्लेन करना होता है, सो ऑब्वियसली आप पहचान जाएंगे चारों में से किसी एक लाइन को आपको समझ में आ जाएगा, चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन कि वो किस पोएम से दिया गया है और उस लाइन को आपको एक्सप्लेन करना हो तो आप कैसे करेंगे। आप मेरे साथ सिर्फ बने रहेंगे 5 मिनट्स तक। तो देखते हैं आज की क्लास को। दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम अ डैश। ये पंक्तियां या इन पंक्तियों को लिया गया है, टेकन लिया गया है फ्रॉम अ डैश। कहां से लिया गया है? फ्रॉम अ डैश। तो किस से लिया गया, मतलब किस कविता से लिया गया है? तो दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम अ ब्यूटीफुल पोएम। यहाँ पे डैश डाउन हो गया, यहाँ पे डैश नहीं आएगा। दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम अ ब्यूटीफुल पोएम डैश। जो पोएम का नेम होगा वो यहाँ पे आप रखेंगे। दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम अ ब्यूटीफुल पोएम डैश, माने स्वीटेस्ट लव आई नॉट गो का है तो आप यहाँ पे रखेंगे, या फिर फायर हिम का है तो दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम अ ब्यूटीफुल पोएम फायर हिम। जो भी पोएम का नाम होगा सो आप यहाँ पे रख देंगे। इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट पोएम्स। यह सबसे अच्छे पोएम्स में से एक है। इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट पोएम्स, यह सबसे अच्छे पोएम्स में से एक है। ये सबके बारे में लिखना, जो भी पोएम्स आपके, जो भी पंक्ति हो पूछा जाए आपके एग्जाम में, यदि आपको पता चल जाए तो आप सबसे पहले लिख देंगे उस चैप्टर का नाम, जिस चैप्टर से लिया गया वो पंक्ति, वो लाइंस। उसके बाद आप लिखेंगे जो भी हो आपके सामने, इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट पोएम्स, यह सबसे अच्छे पोएम्स में से एक है। It has been nicely composed by dash। यह बहुत ही अच्छे से कंपोज किया गया है, लिखा गया है, बनाया गया है। किसके द्वारा? by dash। उस राइटर का नाम लिखेंगे जिसके द्वारा उस पोएम को लिखा गया है। मान लीजिए स्वीटेस्ट लव आई नॉट गो हो तो किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन के द्वारा, तो यहाँ पे आप लिख देंगे जॉन। फायर हिम चैप्टर होगा तो फायर हिम यहाँ पे रखेंगे, तो आप यहाँ पे क्या रखेंगे? फायर हिम को लिखने वाले राइटर कौन है? KKN दारूवाला, तो यहाँ पे आप रख देंगे। अच्छा, फिर नेक्स्ट जब आप बढ़ेंगे, सी ऑब्लिक ही है, इसीलिए है क्योंकि यदि कोई फीमेल राइटर है तो आप लिखेंगे सी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ हर टाइम। लेकिन यदि कोई मेल राइटर है तो आप क्या लिखेंगे? ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ हिज टाइम। दैट मींस ये हुआ कि ही का पॉजेसिव केस क्या होता है? हिज, मतलब वो अपने समय के, हिज टाइम या हर टाइम का मतलब क्या होगा? अपने समय के सबसे महान कवियों में से एक थे। लेकिन KKN दारूवाला का डेथ नहीं हुआ है तो आप यहाँ पे इज लिखेंगे। ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ हिज टाइम, अपने समय के सबसे महान कवियों में से एक है। नेक्स्ट है आपका सी ऑब्लिक ही, फिर से है, यदि कोई फीमेल है तो आप सी का यूज करेंगे कि सी वॉज बॉर्न इन डैश एंड डाइड इन डैश। मतलब किसी भी राइटर का जन्म कब हुआ और उनकी मृत्यु कब हुई, इस बात को आप लिखेंगे। सी ऑब्लिक ही बिलोंग्स टू डैश। यदि कोई मेल राइटर है तो आप लिखेंगे ही बिलोंग्स टू डैश। मोस्ट ऑफ द पोएम जो है आपका, उसमें आप इंग्लैंड का जो पोएट है तो आप लिख सकते हैं ही बिलोंग्स टू इंग्लैंड। Here the poet means to say that, यहाँ लेखक के कहने का मतलब है कि, here the poet means to say that, यहाँ लेखक के कहने का मतलब है कि। अब जो भी उनके कहने का मतलब है, उन पंक्ति में जो भी वो कहना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे 2-4 लाइन उसका एक्सप्रेशन आप कर सकते हैं। अनलेस यदि आप नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आपको इतना तो लिख देना है। किसी भी, यदि आप किसी भी लाइंस को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं तो आप इतना कम से कम लिख देंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? These lines have been taken from a beautiful poem dash। ये डैश यहाँ पे ऐसे ही आ गए, इसको इरेडिकेट करके चलेंगे, इजेक्ट करके चलेंगे। These lines have been taken from a beautiful poem dash। जो भी पोएम का नाम होगा उस पोएम का नाम लिखेंगे। It is one of the finest poem। यह सबसे अच्छे कविताओं में से एक है। It has been nicely composed by dash। यह बहुत ही अच्छे से कंपोज किया गया है, बनाया गया है।
किसके द्वारा, तो जो भी राइटर्स का नाम होगा वहां पे राइटर्स नेम लिख देंगे आप। और यदि कोई फीमेल राइटर है तो उसके लिए सी का यूज करेंगे, अनलेस आप मेल राइटर के लिए ही का यूज करते हैं। ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ हिज टाइम या हर टाइम, वो अपने समय के सबसे अच्छे कवियों में से एक थे। बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन को भी देखेंगे कैसे उसको एक्सप्लेन करना है। सी और ही वाज बोर्न इन डैश एंड डाइड इन डैश, जब जन्म हुआ वो जन्म, डेथ, और जब वो डेथ किए थे वो आप याद रखेंगे। सी और ही बिलोंग्स टू डैश, हियर द पोएट मींस टू से दैट डैश डैश डैश, दैट मींस आपको उसमें भी कुछ लिखना है। अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे प्रैक्टिस करना है। चलिए, यदि आपके एग्जाम में आ जाए, ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट एड अनदर आवर नॉर अ लास्ट आवर रिकॉल। अरे कितनी कमजोर होती है, ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर, अरे कितनी कमजोर होती है आदमियों की शक्ति, कि जब उसका कोई अच्छा समय होता है, गुड फॉर्चून फॉल, जब अच्छा समय आता है, कैन नॉट एड अनदर आवर, तो वो ऐड नहीं कर सकता है, वो उसमें जोड़ नहीं सकता है। अनदर आवर, दूसरे जो आवर है मतलब समय है, उसके पास जो घंटे हैं आने वाले, तो आपको वो भी चीज फिक्स है। गुड फॉर्चून जब आता है, जब अच्छे समय आपकी आती है, तो वो भी एक फिक्स टाइम के लिए होता है। ये नहीं कि आपका जब तक मर्जी है तब तक आप उस अच्छे समय को आप रख सकते हो, आप उसमें ऐड नहीं कर सकते हो। अनदर आवर को आप उसमें ऐड नहीं कर सकते, कैन नॉट ऐड अनदर आवर। आप वर्ड को देख करके अचंभे में मत पड़ जाइएगा कि ए डबल डी ई ई क्यों है ना, वो ओल्ड इंग्लिश में ऐसा ही होता था, आपके पोएम में ऐसा ही लिखा गया, तो आपके एग्जाम में भी ऐसे ही करके पूछेगा। नॉर अ लास्ट आवर रिकॉल, ना ही जो आवर जो लास्ट हो गया है, जो खत्म हो गया है, उसे रिकॉल भी नहीं किया जा सकता। चलिए, अब आपके पास फॉर्मेट तो है ना, जो फॉर्मेट आपको दे दिया गया है, उस फॉर्मेट में क्या करना है, आपको सारी चीजों को पुट कर देना है, रख देना है। देखते हैं कैसे। These lines have been taken from a very beautiful poem, Sweetest Love I Not Go। आपको पता है कि ये जो बातें हो रही है, वो राइटर अपने बिलव्ड से, अपनी महबूबा से बताते हैं कि अरे आदमी की शक्ति कितनी कमजोर होती है, कि यदि उसके भाग्य अच्छा हो, यदि कोई गुड फॉर्चून आता है, यदि अच्छा भाग्य आता है, तो उसमें वो अनदर आवर को ऐड नहीं कर सकता है, और ना ही वो जो लास्ट आवर है उसे रिकॉल कर सकता है। ये अपनी महबूबा से बताते हैं, अपने वाइफ से बताते हैं, जो वाइफ है उनकी एन मोर, ए डबल एन एन एम ओ आर ई मोर, एन मोर से बताते हैं राइटर। तो उस चीज को मतलब बताया गया इस पंक्ति में। तो these lines have been taken from a very beautiful poem, Sweetest Love I Do Not Go। ये जो लिया गया है ना, ये पंक्ति, ये पंक्तियां कहां से लिया गया है, एक बहुत ही सुंदर पोएम जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, उससे लिया गया है। इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट पोएम्स, बस आपको फॉर्मेट में फिट करना है, यह सबसे अच्छे कविताओं में से एक है। इट हैज बीन नाइसली कंपोज्ड बाय मेटाफिजिकल पोएट जॉन डॉन। आपको पता होगा कि जॉन डॉन के बारे में क्या मेटाफिजिकल पोएट है, तो आप ये चीज ऐड कर सकते हैं। यदि नहीं आता है तो आप बस इतना ही लिखेंगे कि इट हैज बीन नाइसली कंपोज्ड बाय जॉन डॉन। चूंकि आपको पता होगा कि मेटाफिजिकल पोएट है, जॉन डॉन क्या है, मेटाफिजिकल पोएट है। यदि आपके एग्जाम में आता भी है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेटाफिजिकल पोएट, और आपके पास ऑप्शन में वो जॉन डॉन, तो आप ऑब्वियसली क्या लगाओगे, जॉन डॉन लगाओगे। तो ये जो कंपोज किया गया है इस कविता को, वो किसके द्वारा, जॉन डॉन के द्वारा। He was one of the greatest poets of his time। वो अपने समय के सबसे महान कवियों में से एक थे। He was born in 1572 and died in 1631। उनका जन्म हुआ था 1572 में और मृत्यु हुई थी 1631 में। He belongs to England। वो बिलोंग्स करते हैं कहां से, इंग्लैंड से। मतलब जॉन जॉन कहां के रहने वाले हैं, इंग्लैंड के रहने वाले हैं। Here, यहाँ the poet means to say that, यहाँ लेखक के कहने का मतलब है कि क्या कहना चाहते हैं कि man's power is very weak। आदमियों की जो शक्ति है ना, वो बहुत ही कमजोर होती है। फीबल का मतलब भी कमजोर होता है, एफ डबल ई बी एल ई था ना, फीबल। ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर, तो मैंस पावर इज वेरी वीक। आदमियों की शक्ति क्या होती है, बहुत ही कमजोर होती है। बिकॉज इफ गुड लक हैपेंस, यदि अच्छा भाग आपका आता है, यदि अच्छा समय आपके नसीब में आता है, वी कैन नाइदर ऐड नॉर रिकॉल आवर स्पेंट टाइम। ना तो हम ऐड कर सकते हैं
और ना ही हम रिकॉल कर सकते हैं, और स्पेंड टाइम जो हमारा समय बीत गया है उसे हम फिर से रिकॉल भी नहीं कर सकते हैं। तो ये था इन पंक्ति में इनके कहने का मतलब। देखते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेन को कि कैसे एक्सप्लेन करें आप, यदि आपके एग्जाम में आ जाए मैकेविटी मैकेविटी देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी फॉर ही इज फाइंड इन feline shape a monster of depravity। आपको पता होगा मैकेविटी मैकेविटी आ गया तो किस चैप्टर का होगा, मैकेविटी द मिस्टिक आर्ट। सबसे इजी आपके एग्जाम में यदि आ जाए 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन के भी, तो आप इसी को बनाना। क्यों? क्योंकि आपको तो पहले से ही पता है ना मैकेविटी मैकेविटी देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी। तो ये किस पोएम का होगा, मैकेविटी पोएम का ऑब्वियसली होगा। तो आप लिखेंगे दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम मैकेविटी द मिस्टिक आर्ट। ये जो पंक्तियां हैं वो लिया गया है, टेकन लिया गया है फ्रॉम अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम, एक बहुत ही अच्छे एक बहुत ही सुंदर पोएम से, जिसका नाम क्या है, मैकेविटी द मिस्टी कैट। मिस्टी का मतलब रहस्यमयी बिल्ली, रहस्यमयी बिल्ली, मैकेविटी जिसका नाम है। इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट पोएम्स, फिर वही चीज फॉर्मेट में फिट करना है ना, यह सबसे अच्छे पोएम्स में से एक है। इट हैज बीन नाइसली कंपोज्ड बाय टी.एस. एलियट ऑफ 20th सेंचुरी। यह कंपोज किया गया है, अच्छे से कंपोज किया गया है बाय टी.एस. एलियट, टी.एस. थॉमस एस्टर्न्स एलियट ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के जो बहुत ही बड़े राइटर हैं टी.एस. एलियट, उनके द्वारा यह कंपोज किया गया है। ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ हिज टाइम, सेम थिंग, वो अपने समय के सबसे अच्छे पोएट्स में से एक थे। He was born in 1888 and died in 1965। उनका जन्म हुआ था 1888 में और उनकी मृत्यु हुई थी 1965 में। He belongs to England। वो भी कहां से बिलोंग्स करते हैं, इंग्लैंड से। टी.एस. एलियट कहां से बिलोंग्स करते हैं, इंग्लैंड से। Here the poet is talking about, यहाँ लेखक बात कर रहे हैं his cat named मैकेविटी। जो लेखक यहाँ पे बात कर रहे हैं ना अपने बिल्ली को लेकर के, जिनका नाम क्या है, मैकेविटी। बिल्ली का नाम क्या है, मैकेविटी। He says that, वो कहते हैं कि there is no any cat like मैकेविटी। वो कहते हैं कि कोई बिल्ली मैकेविटी की तरह नहीं है। He is a devil in the shape of cat। वो एक शैतान है, किसके शेप में, तो बिल्ली के शेप में। He has long and thin body shape and looks like a devil। उनका जो लॉन्ग और थीन मतलब पतला सा बॉडी है, लंबा सा बॉडी है, शेप जो है उनका पतला सा है, एंड लुक्स लाइक अ डेविल, और वो दिखता है किसकी तरह, एक राक्षस की तरह, एक मॉन्स्टर की तरह वो दिखता है। सो इस पंक्ति में लेखक ये चीज को बताना चाहते हैं। देखते हैं थर्ड। And think this heart all will set away, a pulse in eternal mind, no less, gives somewhere back the thoughts of England given। चलिए ये जो पंक्ति है ना आपका, and think this heart all will set away, और सोचना कि इस दिल से सारी बुराई अब चली गई। A pulse in eternal mind, no less, gives somewhere back the thoughts of England given। जो भी सोच है ना, जो भी थॉट्स है रूपर्ट ब्रूक के ब्रेन में, बोले ऑफ इंग्लैंड गिवन, जो भी इंग्लैंड ने दिया है, जो कुछ है वो इंग्लैंड का दिया हुआ है ना। वो बोलते हैं कि मतलब इन्हीं की मिट्टी से, और पता नहीं कैसी कैसी बातें करके, मतलब लेखक का जो बोलने का जो एक एक्सप्रेशन होता है वो चीज बोल करके सारी चीज को एक्सप्रेस करते हैं। क्योंकि रूपर्ट ब्रूक जो है वो खुद भी एक सोल्जर है। रूपर्ट ब्रूक इज हिमसेल्फ अ सोल्जर, वो खुद भी क्या है, एक सोल्जर है, और ये इंग्लैंड के रहने वाले हैं। और ये बताते हैं कि मतलब जहां पे मतलब मेरी मृत्यु हो जाए अगर फॉरेन कंट्री में भी, तो मतलब लोग मेरे बारे में यही सोचे कि जिस कॉर्नर पे, जिस मिट्टी पे, जिस फॉरेन लैंड पे भी मेरा मतलब मृत्यु हो, तो उसको ट्रीट किया जाना चाहिए किसकी तरह, इंग्लैंड की तरह। मतलब ये इंग्लैंड का ही हिस्सा होना चाहिए। इन चीजों को इस पोएम से वो बताते हैं, इन पोएम में। खैर देखते हैं इन पंक्ति में वो क्या बताना चाहते हैं। These lines have been taken from a very beautiful poem, The Soldier। It is a patriotic poem। यह एक देशभक्ति वाले पोएम है। It has been nicely composed by Rupert Brooke। यह बहुत ही अच्छे से कंपोज किया गया है रूपर्ट ब्रूक के द्वारा। He was one of the most handsome poets of his time। वो अपने समय के सबसे सुंदर कवियों में से एक थे। वो अपने समय के सबसे सुंदर कवियों में से एक थे। मतलब रूपर्ट ब्रूक काफी सुंदर थे। आप यहाँ पे ये भी बात लिख सकते हैं, he was the most handsome poet of England। इंग्लैंड के सबसे
सुंदर कवि थे। कौन? रूपर्ट ब्रूक। He was born in 1887 and died in 1915. उनका जन्म हुआ था 1887 में और उनकी मृत्यु हुई थी 1915 में। He belongs to England. वो belongs करते हैं कहाँ से? इंग्लैंड से। Here the poet is describing the evils of the heart which becomes the cause. यहाँ लेखक वर्णन कर रहे हैं किस चीज को? evils जो बुराई होती है, of the heart दिल में, which becomes the cause जो बन जाता है, cause मतलब कारण। किस चीज का कारण बन जाती है? which becomes the cause of war जो लड़ाई का कारण बन जाता है, जो लड़ाई के कॉज बन जाती है ना, जो दिल में बुराई होती है, जो हार्ट में एविल्स होती है, उसी के कारण तो क्या होती है? लड़ाइयां होती है। He wants to remove all the evils from his heart. वो चाहते हैं रिमूव कर देना, दूर कर देना, all the evils सारी बुराइयों को from his heart अपने दिल से। वो चाहते हैं कि जो भी उनके दिल में बुराइयां है ना, जिसके कारण क्या हो जाता है? वॉर हो जाता है। वो चाहते हैं कि सारी बुराइयों को दूर कर दें। He says that he will always be gratitude to his country. वो कहते हैं कि वो हमेशा ही रहेंगे gratitude एहसानमंद रहेंगे to his country अपने देश का for everything he gets from his country. किस चीज के लिए? तो सारी चीजें जो वो पाए हैं कहां से? फ्रॉम हिज कंट्री, जो उन्हें मिला है या मिल रहा है किससे? अपने कंट्री से, अपने देश से। तो इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। यदि आपके एग्जाम में किसी भी पोएम को एक्सप्लेन करने के लिए आए तो आप बस ऐसे ही कर सकते हैं। आपके सामने है। सो नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे कि प्रोज सेक्शन से जब लिया जाता है आपके एग्जाम में कोई लाइंस तो उसे कैसे एक्सप्लेन करें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कमेंट्स करके हमें बताएंगे। कमेंट्स करने के लिए इसलिए बोलते हैं क्योंकि कमेंट करने से आपको ये बेनिफिट होता है कि मान लीजिए हम जो भी वीडियो बनाते हैं उस वीडियो को हम एडिट नहीं करते हैं, फिर से वीडियो बना अपलोड में चला गया, तो जैसे पढ़ा रहे हैं तो मान लीजिए कोई गलतियां सबसे होती है, मिस्टेक्स कैन बी ऑल, गलतियां सबसे होती है। तो यदि कोई इस बोलते समय मान लीजिए हमें से कोई मिस्टेक हो गया तो हम फिर कमेंट में पिन करके बता देते हैं, है ना। तो उन चीज को आप पढ़ें, जो भी ग्लोबल इंग्लिश क्लासेस के द्वारा कमेंट में पिन किया जाता है उन चीजों को आप पढ़ें, है ना। तो उससे आपको बेनिफिट होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड।